नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एनसीईआरटी का हमेशा से ही महत्व रहा है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या फिर किसी भी विषय को समझने में। आज हम बात करेंगे कक्षा 7वीं के अध्याय 7 जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। जितना आसान इसका नाम है, उतनी ही आसानी से आपको एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट समझ में आने वाला है, जो कि आप आसानी से नहीं समझ पाएंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या होते हैं खानाबदोश, क्या होती हैं जनजातियाँ और अलग अलग क्षेत्रों में बसे हुए समुदायों के बारे में। यहाँ पर मैं केवल एक सामान्य रूप से पढ़कर सुनाने वाला हूँ, आपको सुनना है और समझना है। इस महाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज था। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे और न ही वे असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता था। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी और कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए हुए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। यानी कि जहाँ पर एक क्षेत्र में ब्राह्मणों की जो बनाई हुई व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, ऊंच नीच थी, वो चलती थी, वहीं दूसरी ओर जंगलों के बीच बची इन जनजातियों में ऐसे अलग सटे हुए समाज से सटे हुए समुदाय थे जहाँ पर ये अपने नियम खुद तय करते थे और यहाँ पर सभी समान थे और यहाँ पर ब्राह्मणों या पुरोहितों की नहीं चलती थी। इसके बाद में देखें, इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायने में इन जनजातियों ने आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाए रखा। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। जनजातीय लोग कौन थे, ये प्रश्न उठता है, और ये समाज से अलग क्यों रहते थे, ये भी प्रश्न उठता है। इसका जवाब है, समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करते हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए और फिर उसके बाद में उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर दिए जाने से पहले लंगहा और अरघुल लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलूच। आज भी हम बलूचिस्तान देखते हैं तो ये बलूचिस्तान
कैसे नाम पड़ा पाकिस्तान क्षेत्र में एक प्रांत का, तो वहाँ पर बलोच जनजाति पाई जाती है, इसलिए उसका नाम बलूचिस्तान है। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी यानी कि गडरियों की जनजाति रहती थी और उप महाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बाद में शाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने 1591 में चेर लोगों को पराजित किया तथा उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे और कुछ और दक्षिण के कोरागा, बेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतीहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे और मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश गोंड लोग की बड़ी तादाद में फैले हुए थे। जैसे कि हम कोल जनजाति के बारे में पढ़ते हैं, तो कोल जनजातियों में एक ऊंची जनजाति मानी जाती है जहाँ पर लोग शिक्षित होते हैं और अच्छे पदों तक पहुँचते हैं। यानी कि इन जनजातियों में से कुछ ने अपनी स्थिति ठीक कर ली और कुछ जनजाति वैसे की वैसे ही रही। यहाँ पर कई सारे प्रश्न बनते हैं कि किस जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से रहा। ऐसे प्रश्न अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद में देखिए खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। पहले तो आपको बता दूं कि खानाबदोश क्या होता है। तो जो लोग एक स्थान पर नहीं टिकते हैं और बार बार अपना स्थान बदलते रहते हैं भोजन की आवश्यकता के लिए, उन्हें खानाबदोश कहा जाता है और इन्हें ही घुमंतू कहते हैं। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे खरीद फरोख्त करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवा टांडा कहलाता था। बंजारा लोगों का जो कारवा रहता है उसे क्या कहते हैं? टांडा कहते हैं। इनके ग्रुप को जो जाता है कहीं पर भी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम यही करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए एक लाख बैल अनाज ढोते थे। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वाले की विभिन्न जातियों की एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते थे और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग यानी कि भिखारी लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तक, मायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियाँ थीं। विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। यानी कि सभी जनजातियाँ अपने अपने स्तर पर अपना जीवन चलाने का काम करते थे। कोई जो संग्रह करते थे चीज़ों का, चाहे वो शहद हो या फिर जंगल की कोई चीज़ हो, उनका इस्तेमाल करके, कोई सामानों की ढुलाई करके, कोई जानवरों को बेचकर, कोई अपनी कला का प्रदर्शन करके, सभी का अलग अलग स्तर था उनके क्षेत्र के हिसाब से। इसके बाद में देखते हैं बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। इनमें भी क्या
नई जातियाँ उपजी या फिर इनमें भी क्या श्रेणियाँ बनी, ये हम इसमें देखते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आने लगी। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषतः प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। इससे पहले ये भी जनजातियों का ही रूप हुआ करती थी। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बन गई। अब वर्ण व्यवस्था किसी भी समाज का आधार नहीं था, बल्कि अब उसी वर्ण व्यवस्था को एक अलग रूप में ले जाकर जाति व्यवस्था में तब्दील कर दिया गया था। जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुका में स्थित उय्याकोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथकारों यानी कि शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोगों की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना और फिर इसके बाद बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना आदि शामिल थे। यानी कि किसी भी समाज के कार्य उसका जातियों में शामिल होना ये तय करते थे ब्राह्मण वर्ग और पुरोहित वर्ग। इसके बाद में 11वीं और 12वीं शताब्दी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। यानी कि जो जनजाति ब्राह्मणों के जितने करीब होगी उसका जाति व्यवस्था में शामिल होने का जो गारंटी है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और करीब होने का मतलब है जो जनजाति ज़्यादा संपन्न होगी वो जिस वर्ण व्यवस्था में शामिल होना चाहे, जिस जाति में शामिल होना चाहे, ब्राह्मण उनका साथ देंगे। लेकिन केवल पुरुष प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले ही इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातियों के लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास को इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो प्रमुख उदाहरण हैं। पहला है गोंड। गोंड लोग गोंडवाना नामक एक विशाल वन प्रदेश, गोंडवाना यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र रहा उसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश। तो गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि का मतलब क्या होता है, इसे झूम खेती भी कहते हैं। यानी कि एक स्थान पर खेती करो, जब वहाँ पर की मिट्टी बंजर हो जाए तो दूसरे स्थान पर जाओ, वहाँ के जंगलों को काटो और फिर वहाँ पर खेती करने लगो। अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी और राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। बड़े राज्यों के उदय ने
गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूत के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई, इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उनके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उनकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत वहीं पर लड़ता हुआ मारा गया। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी और बहुतायत यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में उन्हें हाथी मिले। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। इसके बाद में हम पूर्वोत्तर भारत की अहोम जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आबसे। उन्होंने भूया यानी कि जो भूस्वामी हैं लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियो यानी कि 1523 में और कोच हाउ यानी कि 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले अग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे, लेकिन अहोम लोगों ने दक्षिण पश्चिम के कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं बन सका। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था, बेगार का मतलब ही क्या होता है? बेगार का मतलब होता है कि आपको कोई भी तनख्वाह नहीं मिलेगी, लेकिन आपको फिर भी काम करना पड़ेगा। एक प्रकार से आप इन्हें दास कह सकते हैं। जबरन काम लिया जाता था और वे पाइक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? बेगारों को क्या कहते थे? तो पाइक कहते थे। क्या? पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया जाता था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए और 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुत्र युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के लिए नए नए तरीके भी अमल में लाते थे। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। इनके कुल को क्या कहा जाता था? तो इनके कुल को खेल कहा जाता था। वह दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में भी दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसानों को अपने ग्राम समुदायों के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवी देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा द्वारा भूमि अनुदान में दी गई और शिव सिंह
1714 से 1744 तक राजा रहे। इनके शासनकाल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी परंपराओं और आस्थाओं को पूरी तरह नहीं छोड़ा था। यानी कि हम कह सकते हैं कि वहाँ पर हिंदू धर्म का पालन हुआ, लेकिन उनकी परंपराएं, उनकी संस्कृति उनकी ही वाली रही, ना कि उत्तर या फिर मध्य भारत की। इसके बाद में अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा और फिर असमिया में लिखा गया था। कौन सी? बुरंजी, याद रखिएगा। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को सबसे पहले अहोम भाषा में लिखा गया, फिर असमिया भाषा में लिखा गया था। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? जो हमने इतना सब कुछ पढ़ा, इतना टाइम दिया, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं, उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूल और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थीं और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए और इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष करने की स्थिति में ला खड़ा किया। इसके बाद में हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जो इस चैप्टर से हमने पढ़े, जो आपको समझ में ना आए तो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कुल किसे कहते हैं? तो परिवारों या घरों का एक ऐसे समूह जो कुल कहते हैं, जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं, वे कुल कहलाते हैं। संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। खानाबदोश या भ्रमणशील समूह किन्हें कहते हैं? तो खानाबदोश घुमंतु लोग होते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशु वृद्ध के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं, और इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृतक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौटकर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। स्थानांतरीय खेती की बात करें तो किसी वन प्रांतीय या फिर हम झाड़ियों को पहले काटकर जलाया जाता है और फिर उसकी राख में ही फसल को बो दिया जाता है, और जब ज़मीन अपनी उर्वरता खो देती है तो फिर उस ज़मीन का दूसरा टुकड़ा साफ़ किया जाता है और इस तरह से फसल उगाई जाती है। तो इस तरह से हमने समझने का प्रयास किया इस अध्याय को, जहाँ पर हमने समझा कि किस प्रकार से जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदायों के बारे में हमने समझा। हमने जाना अहोम जनजाति के बारे में, हमने गोंड जनजाति के बारे में समझा। बहुत सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में या फिर इस चैप्टर से सीखी, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछी जा सकती हैं। जैसे गोंड जनजाति के बारे में, अहोम जनजाति के बारे में कि पाइक किसे कहते हैं। और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ होता है जिम्मेदारी। इसलिए हम में से ज़्यादातर लोग इससे डरते हैं। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तब आप स्वतंत्र होते हैं, असली स्वतंत्र। इसलिए जिम्मेदारी लीजिए, इससे डरना कैसा। फिर मिलेंगे। जय हिंद।